किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पे और साथ में जानकारी लेंगे भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत पपीता के बाग लगाने के लाभ, और बाकी जानकारी लेंगे ज्वार और बाजरा को मोटे अनाज के रूप में महत्व क्यों मिल रहा है, और भी दूसरे जो है समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस संदेश के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया, ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है।
इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। और भाइयों, अब करें चर्चा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पे। किसान भाइयों, अपना तो देश है वो कुल खपत का लगभग 65% जो पाम तेल है, पाम तेल की जो ताड़ का तेल है, वो दूसरे देशों से आयात करे है। और पाम तेल के आयात पर भारत सरकार लगभग हर साल जो है 50,000 करोड़ रुपए खर्च करे है। और जो पाम तेल है उसके आयात के बढ़ते जो दूसरे तेल हैं हमारे देश में, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, जितने भी दूसरे तेल हैं उनकी कीमत भी फिर आसमान छूने लग जाए है। इसलिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो किसान भाई हैं उन्हें हर प्रकार की जो सहायता है वो मुहैया कराई जाए और इस तरह देश की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, साथ में जो किसान भाई हैं उनकी आय दुगनीकरण में भी जो है मदद मिलेगी। और इसके लिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को हर तरह की सहायता जो है मुहैया कराई जाए, जिसमें पाम का जो तेल है उसकी खेती करके देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें और मजबूती लाई जा सके। और साथ में जो भारतीय खाद्य तेल मिशन है उसमें पाम जो तेल है उसकी शुरुआत भी करी गई है, जिसके तहत किसान भाई जो हैं ताड़ की खेती खातर किसान भाइयों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। खासतौर पर जो पाम की खेती है उसके लिए जो तटीय इलाके हैं वो सबसे बढ़िया माने जाए हैं। और भारत में इसकी खेती खातर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो भी इसमें शामिल करे गए हैं। और भाइयों, अगर मिट्टी और जलवायु के हिसाब से देखा तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इसमें भी जो है पाम की खेती करी जा सके है। और किसान भाइयों तो जो आर्थिक मदद है उसकी बात करें तो भारत सरकार ने जो ताड़ की खेती है उसको बढ़ावा देने खातर 11,040 करोड़ रुपए जो है खर्च कर रही है इस पे। इसके तहत किसान भाइयों को जो ताड़ की खेती है उस खातर लगभग 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि मिलेगी। साथ में जो ताड़ के पुराने बाग हैं उनकी देखभाल करने खातर और उनको दोबारा स्थापित करने खातर भी जो सरकार है वो 250 रुपए पर पेड़ के हिसाब से देगी। और जो किसान ताड़ के बागों की खेती खातर जो बीज तैयार कर रहे हैं और उसकी खेती करेंगे तो उसमें भी किसान भाइयों को सरकार 15 हेक्टेयर पर लगभग 80 लाख रुपए जो है आर्थिक मदद दे रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो किसान भाई हैं उन खातर 15 हेक्टेयर पर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें भी पाम की खेती खातर जो है 15 हेक्टेयर पर 50 लाख की आर्थिक मदद सरकार दे रही है। साथ में भाइयों, देश के जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी ताड़ की खेती खातर सरकार 15 हेक्टेयर पर 40 लाख रुपए जो है आर्थिक सहायता किसान भाइयों तक मुहैया करवा भी रही है। साथ ही साथ भारत सरकार का जो ताड़ का तेल है उसके उत्पादन खातर किसान भाइयों को हर तरह की जो प्रोत्साहन है दिए जा सके हैं वो सभी तरह के प्रोत्साहन भारत सरकार कोशिश कर रही है किसान भाइयों तक पहुंचाने की। और साथ में ही साल 2025-26 तक जो है ताड़ की खेती और इसके जो प्रसंस्करण है उसके बाद किसान भाइयों खातर एक जो बड़ा बाजार है वो बनाने का लक्ष्य सरकार का है, जिसके बिना जो परेशानी है किसानों की आत्मनिर्भर बनने की वो भी दूर होगी और किसान भाई जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और देश का इस तरह आर्थिक विकास भी होगा। क्योंकि जितने भी तेल हैं उन सब की तेलों की कीमत जो है वो ताड़ के तेल यानी कि जो पाम का तेल है उस पर निर्भर कर है, क्योंकि भारत सरकार जो है बहुत बड़ा हिस्सा इसका विदेश से आयात कर है। तो अगर इस पर हम लगाम लगा पाए तो जितने भी तेल है उन सब की कीमतों में भी गिरावट आओगी और जो है इससे किसान भाइयों को भी फायदा पहुंचेगा। यह तो भाइयों बात करी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की। और अब लेवा जानकारी मौसम की। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.4
9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 96 और 55% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। सूर्य की चमकने की अवधि 5 घंटे 20 मिनट रही और बारिश की मात्रा 25.0 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 26 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने और अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 23 जून से 24 जून को जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और 25 जून से अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है तो आप आवश्यकता अनुसार धान की रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई से पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से अवश्य करवा लें। साथ ही किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण अपनी बेल वाली फसलों की निरंतर निगरानी करते रहें। धन्यवाद। और भाइयों, अब जानकारी लेवें कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की। तो कल किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अटल भूजल योजना पे और साथ ही चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत धान की रोपाई में सावधानियों पे। और भाइयों, जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती, हांडी काथा और किस तरह एक अच्छा प्राकृतिक कीटनाशक है। और एक भाइयों का मनोरंजन सुनाइए लोकगीत। बना लूंगा मैं, होठा के भी ला लूंगा, पर के काटेगी गैल में। अरे सेम तुड़ा बैठेगी काची बेल ने, अरे सेम तुड़ा बैठेगी काची बेल ने। का जाना रास्ते में तेरा ढंग बिगड़ जागा, रे गोरी ढंग बिगड़ जागा। दूर का जाना रास्ते में तेरा ढंग बिगड़ जागा, रे गोरी ढंग बिगड़ जागा। गोरा गोरा रंग बदन का फीका पड़ जागा, रे गोरी फीका पड़ जागा। बड़ मुश्किल साथ निभाना, बड़ मुश्किल साथ निभाना रे गोरी, दूर घना से जाना रे तू देवगी उलाना छैल ने। अरे छोटो कोन्या में अपने छैल ने, अरे सेम तुड़ा बैठेगी काची बेल ने। मेरी डोली में से चालूंगी तेरी
सेम तुड़ा बैठेगी काची बेल ने। और छोटो कोन्या में अपने छैल ने। जन्म जन्म इब टूटे कोन्या साथियों मेरा तेरा रघोरी साथियों मेरा तेरा। पिया मैं दीवा तू बाती, पिया मैं दीवा तू बाती, मेरी धक धक धड़के छाती में से घूंघट में राखूंगी छैल ने। अरे सेम तुड़ा बैठेगी काची बेल ने। और छोटो कोन्या में अपने छैल ने। अरे सेम तुड़ा बैठेगी काची बेल ने। और छोटो कोन्या में अपने छैल ने। अरे सेम तुड़ा बैठेगी काची। ये तो सुना भैया ने लोकगीत और फिल्म थी छैल गिल्ला जाएंगी। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत पपीते के बाग लगाने पर। किसान भाइयों हम सब जाना है कि पपीता जो है वो स्वास्थ्य खातर बहुत बढ़िया है और इसके जो पोषक तत्व हैं उनकी दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सारे खनिज तत्व हैं, विटामिन है, वो सब प्रचुर मात्रा में इसमें मिले हैं। और पपीते तय भाइयों पपेन तैयार करा जाओ है जो कि औषधीय तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाओ है। और पपीते के जो कच्चे फल हैं उन तभी हम सब्जी और दूसरे जो है पदार्थ तैयार करें हैं। इसके अलावा भाइयों जो हम नए बाग लगाए हैं जिस तरह की आम, बेर, अमरूद, आंवला और नींबू जाति के जो फलों के बाग हैं उनमें जो बीच की जगह खाली रह जाए उस खाली जगह न भरन खातर भी भाइयों हम पपीते पौधे हैं या पेड़ हैं वो लगा सके हैं और लगभग 3 से 4 साल तक हम इसका लाभ ले सके हैं। बात करें भाइयों पपीते की खातर जो उपयुक्त मिट्टी और जलवायु है, वैसे तो किसान भाइयों पपीता उष्ण जलवायु का फल है लेकिन जहाँ पाला ना पड़ता हो और साथ में जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र जो है उनमें भी पपीता लगाया जा सकता है। और एक तरह इसकी जो भरपूर बढ़ोतरी है उस खातर ज़्यादा पानी की हमने जरूरत पड़े है। लेकिन वहीं भाइयों अगर ज़्यादा देर तक जल भराव रहा है तो ऐसी स्थिति में भाइयों ये गलना भी शुरू हो जाए, यानी कि ज़्यादा पानी ने सहन भी नहीं कर सकता। और इसकी खेती भाइयों खारी और कल्लर जमीन छोड़कर अच्छी जल निकासी वाली हर एक मिट्टी पर हम इसकी खेती कर सके हैं। ये बात करें भाइयों उन्नत किस्मों की तो पपीते की जो उन्नत किस्म है वो है वाशिंगटन। यह किस्म भाइयों मधु बिंदु के नाम से भी जानी जावा है और पौधा छोटे कद का अधिक उपज देने वाला और साथ में जो नर पौधों की संख्या है वो इसमें कम रहा है। फल बड़े, गुद्दा मुलायम, मिठा और खुशबूदार और साथ में जो बीज की मात्रा है वो इसमें कम रहा है। दूसरी किस्म भाइयों पपीते की वो है कुर्गहनी। पौधे ऊंचे कद के लेकिन जो फल है वो तने पर कम ऊंचाई पर लगने शुरू हो जाए हैं और पौधे में नर और मादा दोनों फूल देवे हैं। पौधे में जो नर है और जो मादा है उन दोनों पे फूल भी आए हैं और साथ में जो फल है वो बड़े आकार के, गुद्दा मोटा रवा है। लेकिन जो हनी ड्यू किस्म है उससे इसका फल जो है कम मीठा रवा है। तीसरी किस्म है भाई उसकी पूसा डिलीशियस। इस किस्म में जो है नर और मादा फूल एक ही पौधे पर लगे हैं और पैदावार में यह किस्म बहुत बढ़िया मानी जावा है। फल इसमें मध्यम आकार के, गुद्दा गहरे नारंगी रंग का और अच्छे स्वाद वाला और खुशबूदार हो। पपीते की एक और किस्म है भाइयों पूसा ड्वार्फ। इस किस्म में भाइयों नर और जो मादा है वो फूल अलग अलग पौधे पर हमने मिले हैं और पौधा जो है बहुत छोटे कद का, फल इसमें मध्यम आकार के और स्वाद में अच्छे हैं। बात करें भाइयों पौधारोपण किस समय करें और पौधारोपण की विधि क्या है तो भाइयों जो जून के अंत का समय कि जो ये उस समय चल रहा है बिल्कुल सही समय चल रहा है पपीते के बाग लगाने का। और जून के अंत में 2 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लें और गड्ढे में मिट्टी और गोबर की खाद बराबर मात्रा में मिलाकर गड्ढे ने भर दें। और भरने के बाद भाइयों उसमें अच्छी तरह से सिंचाई कर दें ताकि गड्ढे में जो मिट्टी है वो बढ़िया डाल बैठ जाए
और जुलाई महीने में जो है एक गड्ढे में किसी भी जो भी भरोसेमंद नर्सरी है उसमें से जो अच्छी प्योद है, जो अच्छी किस्म है जो अभी बताई थी, तो उन किस्मों में से कोई भी एक अच्छी किस्म की जो है 2 पौधे लगावें और उगने के बाद भाइयों जो अच्छी बढ़वार वाला पौधा है उसने रख लें और जो दूसरा पौधा उसने निकाल दें, यानी कि जो हमने फल मिलेगा उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। साथ ही भाइयों पौधे की छटाई करना भी जरूरत है। जब पौधे में फूल आवें तब उसमें तो केवल 10% जो नर पौधे हैं वो बाग में जो अलग अलग जगह है उस पर रखकर बाकी ने निकाल दें। और भाइयों छोटे पौधे जो है उनकी देखभाल किस तरह करनी है, सिंचाई हमने किस तरह करनी है और मिट्टी किस तरह चढ़ानी है, तो जो पाला पपीते के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए सर्दियों में जो है पौधे ने पाले तो बचाने खातर भाइयों नवंबर के महीने में कड़वी या जो सरकंडे से उसने ढक दें और पौधे में नमी न बढ़ाए रखें। इसी प्रकार भाइयों पौधों को गर्मियों में लू से भी बचाना जरूरी है। तो तने के जो निचले भाग है उस पर ब्लाइटॉक्स या फिर जो कैप्टान नाम की जो दवा है उसका गाढ़ा घोल लगाने से जो है तना गलन की जो रोग की समस्या है उससे बचाया जा सके है। साथ ही भाइयों पपीते की जो जड़ है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए सिंचाई जो है हल्की करें और जल्दी कर दे रहे हैं। गर्मी में जो है 1 हफ्ते में 1 बार और सर्दियों में भाइयों 2 हफ्ते में 1 बार सिंचाई जरूर करें। और बरसात के मौसम में भाइयों सामान्यतः पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि समय समय पर बारिश होती रही है, तो उस समय जो है सिंचाई की जरूरत हमने नहीं पड़ेगी। साथ ही भाइयों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधे के तने के पास जो है पानी ना खड़ा हुआ, क्योंकि जो जड़ है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती तो पौधा गिर भी सके है। इसके अलावा भाइयों हर जो पेड़ है उसके चारों ओर 1 फुट की गोलाई में 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंची मिट्टी जरूर चढ़ा दें और पौधे ने भाइयों सीधा रखने खातर उसके तने ने और जो पानी है उसके संपर्क में आने तो उसने बचावा। साथ ही भाइयों पपीते की अच्छी फसल लेने खातर है रोपाई के समय गड्ढे में 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ साथ जो है हर पौधे में आधा किलोग्राम मिश्रित खाद जिसमें अमोनियम सल्फेट 200 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 400 ग्राम और पोटाशियम सल्फेट 100 ग्राम ने साल में 2 बार फरवरी और अगस्त के महीने में जरूर डालें। और इसके साथ साथ भाइयों 20 किलोग्राम जो है गोबर की गली सड़ी जो खाद है वो भी डालें। और खाद तने से भाइयों 1 फुट दूर और पौधे के चारों तरफ गुड़ाई में डालकर हल्की जो है गुड़ाई के करके मिट्टी में मिला दें और इसके बाद सिंचाई जरूर करें। उसके बाद भाइयों जब फल तैयार हो जाए तो फल तुड़ाई और उसके बाद भी रखरखाव बहुत जरूरी है। पपीते को पकड़ने के लिए भाइयों पूरी तरह से विकसित होने खातर पपीते में 500 ppm इथ्रोफोन या इथरल के घोल में जो है 10 मिनट तक डुबोने के बाद पपीते के ऊपर लगे पानी ने सुखाकर अखबार में लपेट कर रखें और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि शरीर खातर भाइयों हानिकारक है। क्योंकि भाइयों जब पपीता है वो पक जाए है, पकने के बाद हमने उसको तोड़ना है और जो पक गए हैं पपीते उन्हें 500 ppm इथरल के घोल में 10 मिनट तक डुबोने के बाद पपीते के ऊपर लगे हुए पानी ने सुखाकर अखबार में बढ़ियादार लपेट कर और इसने फिर जो है ये बिक्री खातर तैयार हो जाए। लेकिन ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग हमने नहीं करना है। और बीमारी तो बचाव खातर भाइयों पपीते में ज़्यादातर जो है तना और जड़ गलन है या फिर विषाणु रोग है उसकी समस्या देखी जाव है, तो तनों के आसपास जो मिट्टी है उसने चढ़ाकर तना गलन का जो रोग है उससे बचाया जा सका है। और जो रोग ग्रसित पौधे हैं उन्हें भाइयों नष्ट कर दें। विषाणु रोग है या जो पत्तियों की छोटी और जो मुड़ी पत्ती दिखाई दे हुए उनने भी है तोड़ लें और तोड़ कर इन्हें या तो मिट्टी में गहरा दबा दें या फिर जो है खेत बाहर निकाल दें। तो किसी और तरह की अगर कोई समस्या किसान भाई देखें या जो बागवानी भाई हैं अगर वो देख रहे हैं तो इसके लिए जो है जिले में जो भी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र है उसके वैज्ञानिक से संपर्क करके भी जो है इसमें सुधार कराया जा सके है। और भाइयों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि किसान भाई अगर खेती बाड़ी संबंधित किसी तरह की कोई समस्या आवे तो किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों इस जानकारी लेवें IYOM 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में ज्वार और बाजरे के मोटे अनाज के रूप में महत्व। भाइयों बाजरा जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाजरे में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। बाजरा कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन, स्टार्च, रेशा और जो दूसरे खनिज तत्व हैं उनमें भरपूर मात्रा में इसमें उपलब्ध है।
और बाजरे में भाइयों प्रोटीन की मात्रा 11 से 12 है और वसा की जो मात्रा भाइयों लगभग 8 है। इस अनाज में वसा की मात्रा कम है और साथ ही साथ भाइयों इसमें पाचन में बड़ी मदद कर रही हो। इसमें ग्लूटोन नहीं होता। जो लोग ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होते हैं जो बाजरे को आसानी से प्रयोग भी कर सके हैं। और बाजरे का सबसे ज़्यादा अधिक पोषक तत्व वाला अनाज भी इसको माना जाता है, क्योंकि भाइयों एक तो बाजरे के जब लाभ की बात करें तो एक तो मोटापा कम करने में बाजरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजरे में एक अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जिससे भूख कम लगे है और भार भी जो है हमारा नियंत्रित रहा है। इसके अलावा हड्डियों का जो स्वास्थ्य है उसके खातिर भी बाजरा बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। और मधुमेह की स्थिति में भाइयों बाजरा बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो रसायन है वो पाचन की प्रक्रिया ने धीमा करके पाचन दुरुस्त करे हैं और जो रक्त में जो शर्करा है, जो चीनी की मात्रा है वो नियंत्रित करके रखा है। इससे भी जो है हमारा स्वास्थ्य सही बना रहा है। और इसके अलावा भाइयों जो खून की कमी है उस स्थिति में भी जो है बाजरा बहुत लाभदायक रहा है, क्योंकि बाजरा लोहे का बहुत अच्छा एक स्रोत है और बाजरे की खपत से जो है खून की जो कमी है वो भी दूर हो है। और जो दूसरी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें भी बाजरा बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, क्योंकि बाजरे का भाइयों नियमित रूप से अगर सेवन करा जाए तो कुपोषण है, शर्ण संबंधी रोग है या जो ऐसे में बुढ़ापा आ रहा है उसने भी रोकने में मदद कर रहा है। साथ ही बाजरा भाइयों उच्च रक्तचाप है, हृदय की जो कमजोरी है, अस्थमा से ग्रसित लोग हैं या जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए भी जो है टॉनिक का काम कर रहा है। तो भाइयों ये तो चर्चा करी बाजरे के लाभ पर। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।